बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ाइब। आज के इस लेक्चर में हम फ्लैग रजिस्टर पढ़ेंगे, फिर आईपी रजिस्टर पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हमने जो सा असेंबली में प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट कर देने हैं। तो उस प्रोग्राम में कौन सी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं असेंबली की, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो सा हम देखेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रोग्राम्स में लिखेंगे तो इंस्ट्रक्शंस हमें याद हों। तो चलें स्टार्ट करते हैं फ्लैग रजिस्टर से। 8086 आर्किटेक्चर में फ्लैग रजिस्टर 16 बिट्स का होता है। फ्लैग रजिस्टर में 9 बिट्स होती हैं और उसके अलावा कुछ ऐसी बिट्स होती हैं जो खाली होती हैं, जो एम्प्टी होती हैं, वो अभी हम यूज़ नहीं करते। वो इस वजह से क्योंकि ये पूरा रजिस्टर है ना, फ्यूचर में क्या पता कोई नई बिट ईजाद हो, ठीक है, तो वो ये जो खाली जगह उसके लिए हमने छोड़ दी है, तो यहाँ पे हम उसको स्टोर करा देंगे। अगर ये ना करते तो हमें एक नया फ्लैग रजिस्टर बनाना पड़ता ज़्यादा बिट्स का, तो जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता। सही। तो एनीवेज फ्लैग रजिस्टर ओवरऑल माइक्रो प्रोसेसर की जो स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर बिट्स होती हैं, हर बिट का अपना एक मीनिंग होता है। सही। ओके, अब हम एक एक करके इस बिट्स को बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है CF। CF का मतलब होता है कैरी फ्लैग। अच्छा, उससे पहले आपको एक बात बता दूं, जितनी भी बिट्स है ना, जितने भी फ्लैग्स हैं, इन फ्लैग की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो फिर 1 हो सकती है वैल्यू, या तो फिर 0 कब हो सकती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन फ्लैग की वैल्यू 0 कब होती है और 1 कब होती है। तो सबसे पहले कैरी फ्लैग। तो जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो अगर तो लास्ट में कैरी आए तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है, अगर कैरी ना आए तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाती है। सही। जैसे एग्जाम्पल एक करते हैं, सपोज करेंगे एक नंबर है, बाइनरी में मैंने लिखा है और ये AX में पड़ा हुआ है। सही। और ये दूसरा नंबर है, ठीक है, और ये भी मैंने बाइनरी में लिखा है और ये BX रजिस्टर में पड़ा हुआ है। मैंने बताया था ना कि रजिस्टर में हम नंबर स्टोर करते हैं, तो ये आप सपोज करें कि ये वाला नंबर इस रजिस्टर में स्टोर है और ये वाला नंबर इस रजिस्टर में स्टोर है। सही। तो आपने इनको ऐड करना है। अच्छा, और सेकेंडली आपने ये अज्यूम करना है कि ये दोनों रजिस्टर्स 8 बिट के हैं। 8 बिट से ज़्यादा इनमें डाटा नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इनमें 4 बिट्स और 4 बिट्स 8 बिट का एक नंबर डाला है। चले हम इनको ऐड करते हैं। 0 0 क्या होगा 0, 0 1 1, 0 0 क्या हो गया 0, 1 0 1, ठीक है, फिर 0 1 1, 0 0 0 और 1 1 1 यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे कैरी, ठीक। तो उसके बाद 1 1 क्या हो गया, फिर एक कैरी आ जाएगा, वो कैरी यहाँ पे आ गया, ठीक है, और फिर जो सा है 0 और 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखें लास्ट में कैरी आया है ना, तो यही मैं बता रहा था कि अगर तो जो सा ना एडिशन ऑपरेशन में कैरी आए लास्ट में, तो उसके लिए कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है। तो वो ये वाला कैरी जो था ये यहाँ पे आ गया, तो ये एडिशन की हमारी रिजल्ट आया। तो अब कैरी फ्लैग की वैल्यू इसमें क्या होगी 1, और अगर कैरी ये ना आता, सही है, तो फिर यहाँ पे क्या होता, कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 होती। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं कैरी फ्लैग की दो काम होते हैं। एक काम ये कि अगर तो कैरी आए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ना आए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सेकेंडली जब कैरी आता है तो देखें अब ये नंबर कितनी बिट्स का है, 4 और 4 8 और 9 बिट्स का नंबर है। तो 9 बिट्स का नंबर तो रजिस्टर में नहीं आ सकता क्योंकि रजिस्टर का साइज 8 बिट है, रजिस्टर में 8 बिट का नंबर आ सकता है। तो क्या होगा फिर, ये जो एक बिट है ना, क्योंकि कैरी फ्लैग में 1 सेट हो रहा था ना कैरी आने की निस्बत, तो ये वाली बिट जो सा है वो कैरी फ्लैग में सेट हो जाती है, तो आपका डाटा ज़ाया नहीं होता। सही। तो कैरी फ्लैग के ये दो काम होते हैं। उसके बाद आता है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग किस लिए यूज़ होता है, एरर को डिटेक्ट करने के लिए और एरर को करेक्ट करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो डाटा हमने सेंड किया था वही डाटा रिसीव हुआ है या कोई और डाटा रिसीव हुआ है। जैसे कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसमिशन होता है ना डाटा की। फॉर एग्जांपल रजिस्टर से हम डाटा सेंड करते हैं, वोल्टेज की वजह से रैम में डाटा आते आते जो सा डाटा करप्ट हो गया। सही। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि डाटा जो सा करप्ट हो गया, उसके लिए जो सा ना पैरिटी यूज़ होती है। अभी हम सपोज करते हैं, देखिए मैंने एक छोटा सा फ्लैग रजिस्टर बनाया है, इसके अंदर एक ही जो सा है मैंने बिट बनाई है, ठीक है, और ये पैरिटी बिट है। अभी ये स्टार्ट में खाली है, तो पैरिटी हम इवन भी सेट कर सकते हैं, ऑड भी सेट कर सकते हैं। इवन पैरिटी अगर हम सेट करते हैं, अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, तो इसमें हम इवन पैरिटी लेंगे, ठीक है। इवन पैरिटी क्या है कि अगर तो नंबर ऑफ वंस जो से हैं वो इवन है तो पैरिटी क्या होगी 0, अगर तो नंबर ऑफ वंस ऑड है तो पैरिटी क्या होगी 1। सही है।
ओके अब हम आते हैं, सपोज करें रजिस्टर में ये डाटा पड़ा हुआ था, ये डाटा हमने सेंड करना है। तो पैरिटी क्योंकि हमने इवन लगाई है ना, तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा। देखो नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो नीचे आए, देखें पैरिटी क्या बनती है। जब नंबर ऑफ वंस ऑड हो तो पैरिटी क्या बनती है, 1। तो इससे क्या होगा, ये जो फ्लैग रजिस्टर के अंदर पैरिटी बिट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है, क्योंकि हमने पैरिटी नीचे पढ़ी है कि जब नंबर ऑफ वंस ऑड हो तो पैरिटी 1 बनती है। अब ये डाटा जाएगा, यहाँ से सेंड हो जाएगा। जब रैम की तरफ आएगा तो वो पैरिटी कैसे चेक करेगा, वो कैसे चेक करेगा कि डाटा वही है या गलत सही आया है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा। नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है ना नंबर ऑफ वंस, तो वो चेक करेगा इसकी पैरिटी क्या है। जब नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं तो पैरिटी क्या बनती है, 0। ओके, तो इसके हिसाब से इसकी पैरिटी 0 बनती है। अब वो कंपेयर करेगा इसकी जो पैरिटी बनी है 0, जो फ्लैग रजिस्टर के अंदर पैरिटी फ्लैग में जो वैल्यू पड़ी है उसके साथ। तो यहाँ पे तो देखें इसकी वैल्यू 0 आई है, इसके पास पैरिटी, असल में जो पैरिटी है वो 1 है, तो गलत होगी ना। तो यहाँ से वो कहता है इसको कोई डाटा वापस सेंड करो, डाटा गलत आया मेरे पास। क्लियर। उसके बाद आता है ऑक्सिलरी फ्लैग। ऑक्सिलरी फ्लैग बहुत कम यूज़ होता है। ये कब 1 होता है, जब तीसरी बिट के बाद एक कैरी आए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सही, 4 बिट्स का एक ग्रुप होता है, उसको हम निबल कहते हैं। ये आपने DLD में जो उनसे पढ़ा भी होगा, ठीक है। एनीवेज नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो 4 बिट्स का एक ग्रुप होता है ना, इसको हम एक निबल कहते हैं। सही, अगर न निबल में कैरी आए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखें 2 नंबर्स हैं, हम इनको ऐड कर रहे हैं, 0 0 0 हो गया, 0 1 1 1 1। इससे क्या होगा, 1 इधर आ जाएगा और एक ये कैरी आया। तो ये देखें 3 बिट्स के बाद चौथी जो बिट थी उस पर कैरी आया है। तो जब कैरी आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे 1 हो जाती है। क्लियर। उसके बाद आगे नंबर्स हैं 0 0, फिर सॉरी यहाँ से एक कैरी जनरेट हुआ था और यहाँ पे भी कैरी आएगा, ठीक है। तो ये 1 1 जो हुआ था, यहाँ पे एक 1 आ गया, ऊपर एक कैरी था, उसकी वजह से ये यहाँ पे एक आगे कैरी जाएगा। तो ये कैरी और 0 1 आ गया, फिर 0 0 0 1 1 0 आएगा, 1 ऊपर कैरी, ठीक है। फिर 1 1 क्या हो जाएगा, 0। तो फिर एक कैरी और जोन सा है आएगा लास्ट में, ठीक है। तो अब देखें एक लास्ट में भी कैरी आ रहा है। तो मैंने बताया था जब लास्ट में कैरी आता है तो जो कैरी फ्लैग होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो कैरी फ्लैग की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। सही है। और 0 फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है, क्योंकि आंसर में हमारे पास 0 नहीं आया। क्लियर। एनीवेज आपको मैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट रजिस्टर है 0 फ्लैग, इसके बारे में भी बता दूं। तो 0 फ्लैग की वैल्यू कब 1 होती है, अगर तो हम कोई भी ऑपरेशन करें उसमें आंसर 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर आंसर 0 ना आए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए जैसे हमने ऐड किया तो आंसर 0 नहीं आया तो इसकी वैल्यू जो सा है 0 है। अगर 0 आंसर आता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। इन 0 किन केस में आता है, जैसे हम 2 में से 2 को अगर माइनस करें तो आंसर क्या आता है, 0। तो फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। ओके। उसके बाद आता है साइन फ्लैग, ठीक है। साइन फ्लैग इसलिए यूज़ होता है, आप जो भी ऑपरेशन करते हैं अगर उसका आंसर पॉजिटिव आए तो इसकी वैल्यू 0 होती है, अगर उसका आंसर नेगेटिव आए इसकी वैल्यू जो सा है 1 होती है। अब इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं 6 + 2 आप करते हैं, सही, तो आंसर क्या आएगा 8 क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो साइन फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0। सही है। ओके। अब एक और एग्जांपल करते हैं। ये आपके पास एक नंबर 2 है और एक नंबर -6 है, आप इन दोनों को ऐड करते हैं, आंसर क्या आएगा, -4। सही है। तो अब आंसर माइनस में आया ना, तो साइन फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 नहीं होगी, यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद आता है ट्रैप फ्लैग, ठीक है। ट्रैप फ्लैग बेसिकली डिबगर्स को फैसिलिटेट करने के लिए यूज होता है। जब आप इसकी वैल्यू को 1 जो सा ना सेट करते हो ना, यार आप ऐसे समझ लो कि एक स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पे जो सा है रजिस्टर्स लिखे हुए हैं, रजिस्टर्स बने हुए हैं, लिखे हुए नज़र आ रहे हैं कि रजिस्टर में अभी क्या वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके वेरिएबल्स वगैरह आ रहे हैं और ये सारा जो सा ना यहाँ पे आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है,
ठीक है। और प्रोग्राम की आपको पता है लाइंस होती हैं, एक एक लाइन है। तो इसमें होता क्या है, जब ट्रैप फ्लैग की वैल्यू 1 होती है ना, तो आपका जो कर्सर होता है प्रोग्राम का यहाँ पे होता है। आप यहाँ से एक की प्रेस करते हो, ठीक है, तो वो एक लाइन एग्जीक्यूट होती है। एक लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद रजिस्टर में अगर वैल्यू स्टोर हो रही होती है तो वो पहले नज़र आ रहा होता है कि रजिस्टर में ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो रजिस्टर में वैल्यू चली जाती है, ठीक है, और नज़र आता था कि अब रजिस्टर में ये वैल्यू आ गई है। फिर आप एक की प्रेस करते हो, वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और वो दिखाता है कि रजिस्टर में अब ये वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स में ये वैल्यूज़ हैं, और भी डाटा आ रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि ट्रैप फ्लैग की जब वैल्यू को हम 1 सेट करते हैं तो वो सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन मोड में चला जाता है, यानी एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो बताता है कि रजिस्टर में क्या वैल्यू पड़ी है, वेरिएबल में क्या पड़ी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता है। एनीवेज इसकी आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब मैं डिबगिंग करके दिखाऊंगा ना तब इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्लियर? ओके, उसके बाद आता है हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है। इंटरप्ट फ्लैग की तरफ आते हैं। इंटरप्ट फ्लैग से पहले आपको पता होना चाहिए इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट एक सिग्नल होता है जो कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की तरफ से जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है या तो फिर किसी सॉफ्टवेयर को कोई सर्विस चाहिए होती है तो वो जनरेट होता है सीपीयू के लिए। सही? अच्छा, इंटरप्ट फ्लैग को ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें ये फ्लैग रजिस्टर है और इसके अंदर ये जो सा ना इंटरप्ट फ्लैग है, इसकी वैल्यू 1 सेट हुई हुई है। तो ये देखें सीपीयू ये मैंने बनाया है। सीपीयू आपको पता है हर वक्त प्रोसेसिंग करता है। ये कोई डाटा को प्रोसेसिंग कर रहा था, इतने में एक इंटरप्ट आया और उसने किसी सॉफ्टवेयर की तरफ से, तो अगर तो सीपीयू देखेगा इसकी वैल्यू जो है अगर 1 सेट है तो वो क्या करेगा, अपने वाला काम छोड़ के ये जो इंटरप्ट वाला काम आया है इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। क्लियर? और अगर इस इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू जो है 0 सेट है, देखें सीपीयू अपनी प्रोसेसिंग कर रहा था, ठीक है, इतने में एक इंटरप्ट आया, ठीक है, तो सीपीयू देखेगा इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब है कोई भी इंटरप्ट, अपना काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मैंने कोई और काम नहीं करना, तो वो क्या करेगा, इंटरप्ट को इग्नोर कर देगा और अपना काम करता रहेगा। क्लियर? एनीवेज इस प्रोसेस को मैं आपके लिए थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। एक होता है हमारे पास प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी इंटरप्ट्स आते हैं ना वो ये जो सा रिसीव करता है, सही, और ये फिर चेक करता है कि जो फ्लैग रजिस्टर में इंटरप्ट फ्लैग की क्या वैल्यू है। अगर उसकी वैल्यू 1 है मतलब सीपीयू ज़रूरी काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो इंटरप्ट्स को हैंडल कर रहा है, तो वो क्या करता है, जो भी इंटरप्ट्स इसके पास आते हैं वो सीपीयू को दे देता है और सीपीयू उनको प्रोसेस करता है। क्लियर? ये बिल्कुल सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। इन अदर वेज अगर तो इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है सीपीयू अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होता है, ये इंटरप्ट्स को रिसीव करता है, ठीक है। जैसे सपोज करें एक इंटरप्ट आया I1, ठीक है, उसके बाद सीपीयू को फॉरवर्ड नहीं कर सकता ना प्रोसेसिंग के लिए, फिर एक और इंटरप्ट आया I2, एक और इंटरप्ट आया I3, एक और इंटरप्ट आया I4, ठीक है। 4 सॉफ्टवेयर की तरफ से 4 इंटरप्ट्स आए, तो ये क्या करता है, इन इंटरप्ट्स को क्यू में बना देता है, एक लाइन लगा देता है जो है ना इंटरप्ट्स की, सही है। और फिर ये बार बार देखता रहता है कि इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू जो सी है 1 कब होती है, यानी कि सीपीयू कब फ्री होता है। तो जब सीपीयू फ्री हो जाता है तो ये एक एक करके इंटरप्ट सीपीयू को देता है कि इसको प्रोसेस करो। जब इसको प्रोसेस कर लेता है, ठीक है, तो वो फिर प्रोग्राम को एक्नॉलेजमेंट भी देता है कि जो आपने इंटरप्ट सेंड किया था ये आपका काम हो गया है। फिर दूसरा देता है जो सा इंटरप्ट, वो प्रोसेस होता है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट देता है, एंड इस तरह करके एक एक इंटरप्ट सीपीयू से प्रोसेस करवाता है और फिर एक्नॉलेजमेंट भी जो सा है देता है। क्लियर? एनीवेज ये जो इंटरप्ट्स होते हैं ना ये क्यूज में, अब इनमें से ऐसा हो सकता है कि ये वाला इंटरप्ट ज़्यादा ज़रूरी हो इन सब में से, तो वो ये वाला जो सा है पहले सेंड करेगा या ये वाला सेंड करेगा। कौन सा इंटरप्ट जल्दी प्रोसेस करवाना है, इसके स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि आप आगे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद आता है डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग हमें ये बताता है कि स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ठीक है, लेफ्ट से राइट स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है या तो फिर स्ट्रिंग को जो है राइट से लेफ्ट प्रोसेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसकी वैल्यू जो है ना सेट नहीं की हुई, मतलब डायरेक्शन फ्लैग जो है 0 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग ऐसे करके स्टार्ट करेगा। अगर आप इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करते हैं तो ये इसी तरह करके आई लव असेंबली स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। क्लियर?
लेकिन आप अगर इसकी वैल्यू को सेट करते हैं 1 करते हैं, ठीक है, तो फिर आप इस स्ट्रिंग को जब डिस्प्ले करेंगे तो इसकी जो है ना इस तरह करके ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, यानी यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी राइट से लेफ्ट, पहले Y होगा, L होगा, M E, देखें Y L E, ठीक है, इस तरह करके ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग जो है ना हायर इंडेक्स से लोअर इंडेक्स की तरफ डिस्प्ले होगा। क्लियर। उसके बाद आता है ओवरफ्लो फ्लैग। इस चलें सपोज करें 2 नंबर्स हैं N1 और N2 रजिस्टर्स में पड़े हुए हैं, N1 AX में पड़ा हुआ है, N2 BX में पड़ा हुआ है, सही। और रजिस्टर्स हमारे पास 16 बिट्स के हैं। जब 16 बिट का नंबर 16 बिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जो है हमेशा 16 बिट से ज़्यादा का आता है। तो डाटा एक रजिस्टर जो है मैक्सिमम 16 बिट्स का डाटा स्टोर कर सकता है। तो जब आंसर 16 बिट्स का ज़्यादा आएगा, जो फालतू बिट्स होंगी वो तो ज़ाया हो जाएंगी। तो ये रजिस्टर हमें ये बताता है कि ये जो डाटा है आपका ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। जब डाटा ज़ाया हो रहा होता है ना तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, सही। तो फिर उसके लिए कोई और रजिस्टर का बंदोबस्त किया जाता है। आधा डाटा जो है 16 बिट्स का AX में आ जाएगा, जो फालतू बिट्स बचती हैं वो हम DX में या किसी और रजिस्टर में स्टोर करा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह एडिशन के केस में भी हो सकता है कि जब 16 बिट्स के आप नंबर जो है ऐड करते हैं तो आंसर ज़्यादा का आता है, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है, सही। और जब आंसर ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं होता, आंसर रजिस्टर 16 बिट से कम का आता है, 16 बिट का आता है, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। क्लियर। ओके, ये तो थे फ्लैग रजिस्टर्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये है IP, इसको हम PCB कहते हैं। IP से बनता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ठीक है। और एक होता है IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन CPU में एग्जीक्यूट हो रही होती है ना वो इसके अंदर आती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका जो एड्रेस होता है वो ये वाला रजिस्टर IP रजिस्टर या PC रजिस्टर के अंदर उसका एड्रेस होता है। क्लियर। अब CPU का क्या काम होता है, CPU का ये काम होता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन IP के अंदर पड़ी है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, ठीक है। वो जब एग्जीक्यूट करता है IP में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाता है, तो CPU बेसिकली जो IP के अंदर इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाता है। आपको पता है आपके कंप्यूटर में वायरस कैसे आता है, जब आप USB वगैरह लगाते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है वायरस जो है ना चुपके से IP के अंदर अपने जो कोड होता है अपने वायरस वाले कोडिंग का एड्रेस रख देता है, ठीक है। तो CPU को पता नहीं होता, CPU ने तो IP के अंदर जिसका एड्रेस पड़ा होता है उसको एग्जीक्यूट कर देना होता है। तो CPU करता है उस वायरस वाली फाइल को जो है एग्जीक्यूट कर देता है और आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो ये देखें असेंबली के फ़ायदे ये हैं कि असेंबली जो है ना आपको डायरेक्ट एक्सेस दे रही है रजिस्टर्स तक। C++ में, जावा में, हाई लेवल जो लैंग्वेजेस थी उनमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी रजिस्टर्स में। तो ये असेंबली इतनी पावरफुल लैंग्वेज है। क्लियर। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले ये डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो पहली इंस्ट्रक्शन है मूव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंबली के हर प्रोग्राम में यूज़ होती है। ये क्या है, ये होता है इसमें सोर्स और ये होती है डेस्टिनेशन। इसमें करना क्या है, ये कह रहा है कि BX में जो BX रजिस्टर है और AX भी रजिस्टर है, सही। BX रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको मूव कर दो AX रजिस्टर में। क्लियर। इसी तरह ये इस इंस्ट्रक्शन में मैंने BX का नंबर लिखा है, ये जो 19 नंबर है इसको मूव कर दो AX रजिस्टर में, यानी कि 19 नंबर को AX में डाल दो, सिंपल वर्डिंग में, सही। ओके, ये एक इंस्ट्रक्शन है LDA 89। इसका मतलब है कि 89 जो वैल्यू है उसको AX में डाल दो, ठीक है। इसको अगर मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, यानी 89 को AX में मूव कर दो। क्लियर। उसके बाद आती है हमारे पास अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। इसका सीक्वेंस आपने याद रखना है, ये 1, 2 और 3, यानी कि AX में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ऐड कर दो ये जो 3 नंबर पे 33 के साथ, और आंसर किस में स्टोर कराना है, AX में। समझ आ गई बात की। ये वाली इंस्ट्रक्शन है, यानी कि BX में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ऐड कर दो ये जो 100 एड्रेस पे वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ, ठीक है, और फिर आंसर BX में स्टोर करवा दो। उसके बाद आती हैं प्रोग्राम कंट्रोल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती हैं। क्लियर। देखें लिखा हुआ है CMP, इसका मतलब है कंपेयर। ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट करती है और जो फ्लैग्स हमने ऊपर पढ़े हैं उनको अपडेट करती है,
सही, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखें लिखा हुआ है AX, इसका मतलब है AX में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको सब्ट्रैक्ट करो 12 के साथ और रजिस्टर्स को अपडेट कर दो। हम सपोज करते हैं AX में जो सा है 24 वैल्यू पड़ी हुई है, सही। तो वो ये क्या करेगी, AX में 24 को माइनस करेगी 12 में से, तो आंसर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। तो आंसर 0 नहीं ना आया तो 0 फ्लैग में वैल्यू 0 आ जाएगी, सही। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है जंप, J से जंप, N से नॉट और E से इक्वल। J and E का मतलब है 0 फ्लैग इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अभी देखें 0 फ्लैग इज नॉट इक्वल्स टू 1 है ना, तो ये क्या कर देगा, जंप कर देगा 100 एड्रेस पे। क्लियर, ओके। अब हम ये सपोज करते हैं कि ये जो AX है इसमें 12 पड़ा हुआ है। क्लियर, तो अब क्या करेगी ये वाली इंस्ट्रक्शंस, 12 को माइनस करेगी 12 में से, सही। और फिर क्या होगा, आंसर क्या आया है, 12 में से 12 गया 0, तो जब आंसर 0 आया है तो 0 फ्लैग में 1 आ जाना चाहिए ना, तो ये देखें 0 फ्लैग में 1 आ गया। और उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगी, जंप नॉट इक्वल्स टू, ये करेगा जंप इफ 0 फ्लैग इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो अभी तो 0 फ्लैग में 1 आ गया ना, तो फिर ये वाली कंडीशन इसके ऊपर इस एड्रेस पे जंप नहीं करेगी। एनीवेज इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, लेकिन जितना मैंने आपको बताया कि CMP की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, कंपेयर करती है, यानी माइनस करती है और रजिस्टर्स को अपडेट कर देती है, इतना आपने याद रखना है। J and E से क्या बनता है, जंप, N से नॉट और E से इक्वल, ये चीज़ें। उसके बाद आती हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस CPU के बिहेवियर को चेंज करती हैं। CL से मतलब क्लियर, ST से मतलब सेट और I से इंटरप्ट। क्लियर इंटरप्ट फ्लैग और सेट इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है। जब आप CLI लिखते हैं तो इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाती है, जब STI लिखते हैं तो इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है। और ये मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ कि जब इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू 0 होती है क्या होता है और 1 होता है तो क्या होता है। क्लियर, तो ये तो हमने जस्ट इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं। तो फिर भी अगर आपको इसको लेक्चर में अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे, एक एक फ्लैग को जो है ना हम कोडिंग करेंगे उसकी, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ फिर भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके या फेसबुक पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।